हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो हम लोग जो हैं अभी क्या कर रहे हैं कि बिहार स्पेशल का एमसीक्यू लगा रहे हैं। ये जो एमसीक्यू है जितना भी बीपीएससी है उसका पीवाईक्यू है। साथ ही साथ बीपीएससी जिस तरह का भी एग्जाम लेता है, टीचर का लेता है, बीपीएससी सीएससी सिविल सर्विस का, पहले सीडीपीओ का अलग से लेता था, वो सारा क्या किया गया कि इसमें जोड़ दिया गया, कंपाइल कर दिया गया बिहार स्पेशल एमसीक्यू में। साथ ही साथ जितना भी इसका इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बनेगा उसको भी इसमें जोड़ दिया गया। और आपको याद रखना है कि बिहार स्पेशल का स्टैटिक्स पार्ट को भी पढ़ा दिया गया है, तो वहां से आप जाकर देख सकते हैं, सारा का प्लेलिस्ट बना हुआ है। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक दिया होता है डिस्क्रिप्शन में, वीडियो का वहां से जाइएगा, सारा पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। जो भी बाकी पीडीएफ है वो शनिवार और रविवार को डाल दिया जाता है। तो चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, कमेंट करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंचता रहे। तो आज का जो पहला क्वेश्चन क्या है कि आपको ध्यान रखना है कि हम लोग ऑलरेडी 160 क्वेश्चन लगा लिए हैं, और वो नहीं देखें तो जाकर देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट इसका बना हुआ है। ठीक है, तो आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि कर्नाट वंश का संस्थापक कौन थे, ये आपसे पूछ रहा है। तो कर्नाट वंश ये मत समझिएगा कि कोई कर्नाटक का क्षेत्र है। ये जो आपका क्षेत्र है कहाँ पे पड़ता है, तो मिथिला के क्षेत्र में पड़ता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। मिथिला का जो क्षेत्र है ना, जो अभी मधुबनी और दरभंगा का जो क्षेत्र पड़ता है, उसी क्षेत्र को क्या बोला जाता है, मिथिला का क्षेत्र बोला जाता है। और उस समय कर्नाट वंश वहां पर क्या किया था कि स्थापना किया था। ये बिहार में ही है, ये मत समझिएगा कि कोई कर्नाटक का क्षेत्र है। ठीक है, तो इसका संस्थापक पूछ रहा है कि कौन थे, ये आपको बताना है। तो नरसिंह देव थे, विजय देव थे, हरिदेव थे या न्याय देव थे। तो इसका जो सही उत्तर क्या है कि आपको याद रखना है, न्याय देव के द्वारा 1097 ईस्वी में, मतलब कि 1097 में क्या था कि इसको स्थापना किया गया था कर्नाट वंश को। कहाँ पे, तो मिथिला के क्षेत्र में, दरभंगा, मधुबनी और कुछ नेपाल के भी क्षेत्र आता था किस समय, कर्नाट वंश के समय। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। ये जो कर्नाट वंश है कब से कब तक चला था, तो 1097 में ये शुरू हुआ और 1325 ईस्वी तक चला था। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। और इस समय जो कर्नाट वंश था उस समय के शासन काल को मिथिला का स्वर्ण युग कहलाता है। ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। तो कभी कभी पूछ लेता है कि मिथिला का स्वर्ण युग कौन से वंश को कहलाता है, तो आपको याद रखना कि कर्नाट वंश के शासन काल को ही मिथिला का स्वर्ण युग कहलाता है। और ये कब से कब तक चला था, तो 1097 से शुरू हुआ था, 1325 ईस्वी तक चला था। न्यायदेव के बारे में बताया जाता है कि एक महान योद्धा थे। और ये जो है अपना राजधानी कहाँ पे बनाए थे, तो आपको याद रखना है कि सिमरावगढ़ में बनाए थे। ये बात आपको ध्यान में रखना है। कर्नाट वंश का अंतिम शासक पूछ सकता है, तो आपको याद रखना है कि हरि सिंह देव थे। और ये कब से कब तक राज्य किए थे, तो आपको याद रखना है 1295 ईस्वी से लेकर 1325 ईस्वी तक शासन किए थे। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि 1930 और 1931 में बरही कांग्रेस ने सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत को किस जिले में नाकाम कर दिया था, ये आपसे पूछ रहा है। तो मधुबनी में, भागलपुर में, गया में या मुंगेर में। तो इसका जो सही उत्तर क्या है कि मुंगेर में। ये जो बरही कांग्रेस में अंग्रेजों हुकूमत के खिलाफ जो बिहारियों के द्वारा क्या किया गया था, विद्रोह किया गया था, ये किस समय किया गया था, तो 1930 ईस्वी में किया गया था। ये बात आपको ध्यान में रखना। और कौन से समय किया गया था, तो आपको याद रखना कि सबने अवज्ञा आंदोलन जो हो रहा था उसी समय ये किया गया था। सबने अवज्ञा आंदोलन के बारे में हम लोग जानते हैं कि 12 मार्च को क्या हुआ कि ये शुरू हुआ, 12 मार्च 1930 को। कहाँ से शुरू हुआ था, तो साबरमती आश्रम से शुरू हुआ था। किनके द्वारा शुरू किया गया था, तो महात्मा गांधी के द्वारा ये शुरू किया गया था। उसमें 78 अनुयायी शामिल थे। ये बात आपको ध्यान में रखना है। 6 अप्रैल तक चला था, 6 अप्रैल 1930 तक चला था। ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। और ये कहाँ तक चला था, तो आपको याद रखना है कि साबरमती आश्रम से चलकर दांडी एक गांव है वहां तक चला था। ये बात आपको ध्यान में रखना। दांडी एक गांव है वहां तक ये चला था। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ये किस लिए चला था, तो आपको याद रखना है कि जो नमक का जो कानून था उसको तोड़ने के लिए, क्योंकि नमक फ्री में इंडिया में बनता है। हम लोग जानते हैं कि अगर भारत का नक्शा देखें तो ये सारा जो है कोस्टल एरिया है, और इतना नमक का खदान बन सकता है कि आप सोच नहीं सकते हैं। और भारतीयों पर क्या किया जाता था कि उस समय टैक्स लिया जाता था नमक पर भी। इसीलिए ये नमक कानून को तोड़ने के लिए सबने अवज्ञा आंदोलन को शुरू किया गया गांधी जी के द्वारा। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है कभी कभी पूछ लेता है कि ये कितना दूरी तय किया गया था, तो 241 माइल भी दूरी तय किया गया था। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है, ये आपसे पूछ रहा है। तो अश्वघोष हैं, कालिदास हैं, विशाख दत्त हैं या भास हैं। तो इसका जो सही उत्तर क्या है कि विशाख दत्त के द्वारा क्या किया गया कि मुद्रा राक्षस को लिखा गया है।
और ये किसका विवरण मिलता है? तो मौर्य काल के चंद्रगुप्त मौर्य का इसमें विवरण मिलता है। और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में इसमें क्या है कि क्या बोला गया है? तो वृषल मतलब कि कुलहीन बताया गया है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। और ढूंढीराज एक जो थे मुद्रा राक्षस पे क्या किए हैं कि टीका लिखे। ये हमेशा क्वेश्चन पूछते रहता है कि मुद्रा राक्षस पे टीका कौन लिखे? तो ढूंढीराज लिखे। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। और इसका रचयिता अगर पूछे मुद्रा राक्षस का तो विशाख दत्त। विशाख दत्त के द्वारा जो मुद्रा राक्षस लिखा गया है मौर्य इतिहास के बारे में बताता है। और मेनली किनके बारे में बताया जाता है? तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे? तो आपको याद रखना है कि मौर्य वंश के संस्थापक थे, जो चाणक्य के चेला थे, मतलब कि ये स्टूडेंट थे। ये बात आपको ध्यान में रखना है। चाणक्य के सहायता से ही क्या किए थे चंद्रगुप्त मौर्य? नंद वंश को खत्म किए और मौर्य वंश का स्थापना किए थे। ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि बिहार के किन क्षेत्रों में अंग महाजनपद स्थित था? तो पटना और गया के क्षेत्र में, मुजफ्फरपुर और वैशाली के क्षेत्र में, भागलपुर और मुंगेर के क्षेत्र में, या उपयुक्त में से कोई नहीं। हम लोग जानते थे कि प्राचीन काल में 16 महाजनपद था भारत में, और 16 महाजनपद में से मतलब 3 ही महाजनपद स्थित था कहाँ? बिहार के क्षेत्र में। अभी तत्कालीन जो क्षेत्र पड़ता है, अभी देखा जाए तो 3 ही महाजनपद स्थित था, ठीक है। अभी के जो भी क्षेत्र पड़ता है बिहार में उसके अनुसार से बताया जा रहा है, ठीक है। तो अभी जो पूछ रहा है कि अंग जो महाजनपद था किस क्षेत्र में पड़ता था, ये आपसे पूछ रहा है। तो ये भागलपुर और मुंगेर के क्षेत्र में पड़ता था, ये आपको ध्यान में रखना है। पटना और गया जो था किस क्षेत्र में पड़ता था? तो मगध के क्षेत्र में पड़ता था, ये आपको ध्यान में रखना है। और मुजफ्फरपुर और वैशाली बजी के क्षेत्र में पड़ता था, ये आपको ध्यान में रखना है। और 3 महाजनपद जो है अभी स्थित था, ये भी आपको याद रखना। अगर प्राचीन काल के अनुसार से देखें तो बिहार में अभी 3 ही महाजनपद है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक। तो इसके बारे में अगर कुछ देखें तो देखिएगा, तो यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि मगध, अंग और बजी महाजनपद वर्तमान बिहार में स्थित है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ये आपसे पूछ रहा है। चंद्रगुप्त मौर्य को, पुष्यमित्र को, कनिष्क को, या समुद्रगुप्त को? तो इसका जो सही उत्तर क्या है कि गुप्त वंश के शासक जो थे समुद्रगुप्त को क्या बोला जाता है? तो आपको याद रखना कि भारत का नेपोलियन बोला जाता है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। गुप्त वंश के एक और शासक थे जिनको विक्रमादित्य का उपाधि दिया गया था, और वो किनको दिया गया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय को। जो द्वितीय चंद्रगुप्त थे उन्हीं को क्या बोला जाता था? तो विक्रमादित्य बोला जाता था, ये भी बात आपको ध्यान में रखना। भारत का नेपोलियन किनको बोला जाता था? तो गुप्त शासक समुद्रगुप्त को, ये बात आपको ध्यान में रखना है। गुप्त शासक के बारे में बात हो रहा है तो गुप्त वंश से कुछ कुछ हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर एक गलत लिखा हुआ है। स्कंदगुप्त ने क्या किए थे कि 466 ईस्वी में हुनों को पराजित किए थे, ये बात आपको याद रखना। और यह जो है गुप्त वंश का अंतिम प्रतापी सम्राट माने जाते हैं स्कंदगुप्त, तो ये बात आपको याद रखना है। कुमारगुप्त तृतीय गुप्त वंश का अंतिम शासक थे, ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। और अगर आपसे पूछे कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन थे, तो आपको याद रखना है कि श्रीगुप्त। लेकिन जहां पर लगा दे वास्तविक संस्थापक, तो आपको याद रखना कि चंद्रगुप्त प्रथम। और चंद्रगुप्त जो द्वितीय थे उन्हीं को विक्रमादित्य का उपाधि दिया गया था, ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि पाटलिपुत्र में आयोजित जो तृतीय बौद्ध जो संगीति हुआ था, कहीं कहीं पे परिषद लिखा रहेगा, कहीं कहीं पे सभा लिखा रहेगा, इससे डरना नहीं है, तीनों एक ही चीज है। तो तृतीय बौद्ध जो परिषद हुआ था वो किनके संरक्षण में, मतलब उस समय कौन राजा थे, ये आपसे पूछ रहा है। अजात शत्रु थे, अशोक थे, कालाशोक थे, या चंद्रगुप्त मौर्य थे? तो आपको याद रखना है कि चंद्रगुप्त मौर्य तो हो ही नहीं सकते हैं, ये तो हटा ही दीजिए। तो इसका जो सही उत्तर क्या है कि अशोक थे, ठीक है, क्योंकि ये जैन धर्म का प्रवर्तक थे, ये बात आपको याद रखना है। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक नहीं थे, बौद्ध धर्म का प्रवर्तक अशोक थे मौर्य काल में, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर मौर्य काल से अगर देखें तो चंद्रगुप्त मौर्य हट जाते हैं। तो यहाँ पर जो सही उत्तर क्या है कि ये तृतीय जो बौद्ध संगीति हुआ था, कौन उस समय राजा थे? तो अशोक थे, ये बात आपको ध्यान में रखना है। हम लोग देख लेते हैं कि जितना भी 4 गो बौद्ध संगीति हुआ था, चारों के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि चारों से सवाल बनाता है, वो सारा के सारा ये इंपॉर्टेंट है। तो प्रथम बौद्ध संगीति जो हुआ था 483 ईसा पूर्व में राजगीर में हुआ था, ठीक है। अजातशत्रु उस समय राजा थे। अजातशत्रु किस वंश से रिलेट करते थे? तो हर्यक वंश से रिलेट करते थे, ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। और महाकश्यप उस समय क्या किए थे कि अध्यक्षता किए थे। द्वितीय बौद्ध संगीति जो हुआ था 383 ईसा पूर्व में वैशाली में, कालाशोक उस समय राजा थे, असवा कामी उसका अध्यक्षता किए थे। तृतीय बौद्ध संगीति 255 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में, अशोक उस समय राजा थे, अमोघलिपुत्र उसका अध्यक्षता किए थे,
ठीक है। चतुर्थ बौद्ध संगीति पूछे कब हुआ था, तो ईसा के प्रथम शताब्दी में हुआ था, कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। ये बात आपको ध्यान में रखना है। कनिष्क उस समय राजा थे, वसुमित्र उसका अध्यक्षता किए थे और अश्व घोष क्या किए थे कि उपाध्यक्ष थे। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि महावीर स्वामी ने अंतिम उपदेश कहाँ पे दिए थे, तो पावापुरी में, कपिल वस्तु में, वैशाली में या कौसंबी में। तो इसका जो सही उत्तर क्या है कि पावापुरी में। राजगीर के समीप ही पावापुरी है, वहां पे अंतिम उपदेश दिए थे और वहां पर ही इनका क्या हो गया था कि मृत्यु हो गया था। ये जो महावीर स्वामी है 24वें तीर्थकर थे जैन धर्म का, और सबसे इंपॉर्टेंट तीर्थकर भी माने जाते हैं। और आपको याद रखना है कि अंतिम उपदेश भी और प्रथम उपदेश भी, ये दोनों जो दिए थे कहाँ पे दिए थे, तो पावापुरी में ही दिए थे, राजगीर के समीप। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए आगे इनके बारे में देखें तो महावीर का जो जन्म अगर पूछ ले कि तो आपको बताना कि 540 ईसा पूर्व में वैशाली के कुंड ग्राम में हुआ था। ये आपको ध्यान में रखना है। अगर उनके पिता का नाम पूछे तो क्या बताना कि सिद्धार्थ था, जो क्षत्रिय कुल के क्या थे कि प्रधान थे। माता का नाम पूछे तो आपको बताना है त्रिशला, जो लिच्छवी नरेश चेटक के बहन थे। ये बात आपको ध्यान में रखना है। जैन धर्म के बारे में देखें तो क्या है कि जैन परंपरा के अनुसार से 24 तीर्थकर हुए, और 24वां तीर्थकर मतलब अंतिम तीर्थकर पूछे तो आपको बताना है कि महावीर हुए। ये 3 तीर्थकर के बारे में पूछते रहता है, तो आपको याद रखना कि प्रथम जो थे ऋषभ देव थे, और 23वां जो थे पार्श्वनाथ थे, और 24वां जो थे कौन थे, तो आपको याद रखना कि महावीर सबसे ज्यादा ये इंपॉर्टेंट माने जाते हैं जैन धर्म में। ठीक है, 468 ईसा पूर्व में इनका क्या हो गया कि निर्वाण मतलब कि मृत्यु हुआ। कहाँ पे, तो राजगीर के समीप पावापुरी में, और यहीं पर ये अपना उपदेश देके क्या किए थे कि मृत्यु प्राप्त किए थे। और साथ ही साथ पहला उपदेश भी ये कहाँ पर दिए थे, तो पावापुरी में ही दिए थे। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि किस प्रकार की भूमि को अपृहत कहा जाता है, ये आपसे पूछ रहा है। तो बिना जोती हुई जंगली भूमि को, सिंचित भूमि को, घने जंगल वाली भूमि को, या जोती हुई भूमि को। तो अगर आप बिहार के क्षेत्र में रहते होंगे तो हर समय पूछते रहता है, या किसान लोग बोलते रहते हैं कि ये जो खेत है परीत रह गया। ठीक है, तो उस समय अपृहत होता था। ठीक है, उसी भाषा को तोड़ते तोड़ते अब जो है आदमी जो है क्या कर लेता है कि सॉफ्ट बना लेता है, आसान बना लेता है। तो बिना जोती हुई जंगली भूमि को क्या बोला जाता था, तो आपको याद रखना है कि अपृहत भूमि। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि बिहार में तुर्क शासन कब शुरू हुआ था, ये आपसे पूछ रहा है। तो 1345 ईस्वी में, 1432 ईस्वी में, 1103 ईस्वी में, या 1203 ईस्वी में। इसमें से आपको बताना है कि बिहार में है तुर्क शासन कब शुरू हुआ, मतलब तुर्क शासन का जो युग था कब से शुरू हुआ, ये आपसे पूछ रहा है। तो 1203 ईस्वी से माना जाता है कि बिहार में तुर्क शासन का क्या है कि युग शुरू हो जाता है। हम लोग जानते हैं कि सेन शासन था, उस समय सेन शासन था 1200 के ईस्वी के आसपास में। और उस समय 1198 ईस्वी में क्या हुआ था कि बख्तियार खिलजी क्या किया था कि बिहार पर आक्रमण कर दिया था। और बिहार में तुर्क शासन के अगर संस्थापक के बारे में पूछे ना, तो बख्तियार खिलजी को ही माना जाता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। और 1198 ईस्वी में क्या किया कि बिहार पर आक्रमण कर दिया। लक्ष्मण सेन उस समय राजा था बिहार में, और उदंतपुरी पे किया था, बिहार शरीफ जिसका नाम है अभी, उस पर आक्रमण किया। और 1198 ईस्वी में क्या किया था कि वो बिहार शरीफ को जीत भी लिया था। ये बात आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद क्या किया कि ये जो है नदिया पर आक्रमण कर देता है। नदिया एक जगह है अभी बंगाल के क्षेत्र में पड़ता है, उस पर क्या करता है कि आक्रमण कर देता है। और उस समय जब आक्रमण करता है तो लक्ष्मण सेन जो है अपना राजधानी छोड़कर भाग जाता है। उस समय लक्ष्मण सेन का राजधानी कहाँ पे था, तो नदिया पे ही था। और इसको छोड़कर क्या होता है कि वो भाग जाता है। और भागने के बाद 1203 ईस्वी पर आक्रमण करता है, 1203 ईस्वी में नदिया पर आक्रमण करता है। और उसी समय से माना जाता है कि तुर्क शासन का युग शुरू होता है बिहार में। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे बख्तियार खिलजी के बारे में एक चीज जानिए। तो आपको याद रखना है कि यही जो बख्तियार खिलजी था वो क्या किया था कि नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था 1198 ही ईस्वी में, जब बिहार शरीफ में आक्रमण किया था तब। और साथ ही साथ उसमें आग लगा दिया था। ये माना जाता है कि 3 से 6 महीना तक पुस्तक जलते रहता है। कहीं कहीं पे 3 महीना लिखा रहता है, कहीं कहीं पे 4 भी लिखा रहता है, कहीं कहीं पे 6 भी लिखा रहता है। ठीक है, तो माना जाता है कि 3 से 4 महीना तक पुस्तक जला था। ये बात आपको ध्यान में रखना है। बख्तियार खिलजी उसमें को क्या किया था कि नष्ट करके जलाया था। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है कि उदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित था। ठीक है, बंगाल में, बिहार में, तमिलनाडु में, या गुजरात में। तो इसका जो सही उत्तर क्या है कि बिहार में। ठीक है,
उदंतपुर जो शिक्षा केंद्र है गोपाल के द्वारा बनाया गया। और उदंतपुर अभी किसका नाम है, तो आपको याद रखना ये जो है बिहार शरीफ का ही नाम था। ठीक है, उदंतपुर जो है बिहार शरीफ का ही नाम था। अभी अगर बिहार में आइएगा, बिहार शरीफ जाकर देखिएगा, उसी का नाम क्या है, उदंतपुर है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। और इसको बनाया कौन था, तो आपको याद रखना है कि पाल शासक गोपाल के द्वारा क्या किया गया था, कि स्थापना किया गया था उदंतपुरी में। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि पटना उच्च न्यायालय का स्थापना कब हुआ था, ये आपसे पूछ रहा है। तो 1916 ईस्वी में, 1917 में, 1918 में या 1921 में। तो 3 फरवरी 1916 ईस्वी को स्थापना किया गया था। ये बात आपको ध्यान में रखना है, 3 फरवरी को। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि बिहार में जो गया नगर है वो किस नदी के तट पर स्थित है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये इसलिए पूछता भी है। ठीक है, तो कमला नदी पे है, फल्गु नदी पे, सरयू नदी पे या गंगा नदी पे। तो ये कमला और गंगा तो कमला और सरयू तो हटा ही दीजिए। तो इसका जो सही उत्तर क्या है कि आपका फल्गु नदी पर स्थित है। ठीक है, पटना जो है आपका गंगा नदी पर स्थित है। तो फल्गु नदी इंपॉर्टेंट क्योंकि यहाँ पे गया में हर समय क्या होता है कि फल्गु नदी के किनारे पितृपक्ष मेला लगता है। इसके लिए हिंदुओं के लिए, हिंदू धर्म के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये फल्गु नदी के किनारे ही विष्णुपद मंदिर भी स्थित है। ये भी बात आपको याद रखना है, गया में ही है। जिसका वर्णन तो ऑलरेडी रामायण में मिलता ही है, लेकिन आपको याद रखना है कि विष्णुपद मंदिर जो अभी स्थित है, जो वहां पर अभी वर्तमान में स्थित है, उसका अगर स्थापना कौन किया था, उसको बनवाया कौन था, तो आपको याद रखना है कि इंदौर की एक रानी थी अहिल्याबाई, वो क्या किए थे कि बनवाए थे। फल्गु नदी अगर बौद्ध धर्म के रिलेट करें तो फल्गु नदी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये फल्गु नदी के किनारे बोध गया में महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था एक पीपल के वृक्ष के नीचे। इसलिए बौद्ध धर्म के लिए भी इंपॉर्टेंट है और हिंदू धर्म के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो ये दोनों आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि मौर्य कालीन स्थापत्य कला का साक्ष्य कहाँ कहाँ प्राप्त हुआ है। पाटलिपुत्र से, बराबर से, राजगिरी से या सभी से। तो इसका जो सही उत्तर हो जाता है इनमें से सभी से। पाटलिपुत्र से तो मिला ही है, हम लोग जानते हैं कि कुम्हरार के क्षेत्र में मिला है। ठीक है, वहां पे चंद्रगुप्त मौर्य के बोला जाता है कि बिल्डिंग स्थापित था जो लकड़ी का बना हुआ था, लकड़ी का। ठीक है, बराबर में गुफा है, दशरथ के द्वारा बनाया गया था जो अशोक के पौत्र था। ठीक है, राजगीर से भी प्राप्त हुआ है। तो ये तीनों जगह से स्थापत्य कला प्राप्त हुआ है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि मुगल काल में बिहार आने वाला प्रथम विदेशी यात्री कौन था। ठीक है, तो मुल्ला तकिया था, अब्दुल लतीफ था, मोहम्मद सादिक था, मुल्ला बहवानी था। इनमें से कौन ऐसा थे जो प्रथम बार विदेशी जो है आए थे मुगल काल में। ठीक है, इसका जो सही उत्तर क्या है कि मुल्ला तकिया था। मुल्ला तकिया एक यात्रा वृत्तांत लिखने वाला इतिहासकार थे। ये मुल्ला तकिया था जो क्या किया था कि जौनपुर होते हुए बंगाल तक यात्रा तय किया था और ये प्रथम यात्री था और अकबर के समकालीन में आया था। ये बात आपको ध्यान में रखना है। और ये जो मुल्ला तकिया था ना, यात्रा वृत्तांत लिखता है। अगर आप साहित्य पढ़े होंगे तो यात्रा वृत्तांत के बारे में जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो बता देते हैं। ये एक ऐसा व्यक्ति था जो इतिहास लिखता था और इतिहास में यात्रा वृत्तांत लिखता था। यात्रा वृत्तांत होता क्या है, तो आपको ध्यान रखना है कि वैसा व्यक्ति क्या करता है कि तरह जगह जगह पे घूमता है। इंडिया घूमा, रसिया घूमा, ब्रिटेन घूमा, अमेरिका घूमा, और वहां पर जाएगा और क्या करेगा कि वहां के पौराणिक साक्ष्य को देखेगा, पढ़ेगा और जानेगा और क्या करेगा, उसके बाद इतिहास को लिखेगा वहां का। तो उसी व्यक्ति को क्या बोला जाता है, यात्रा वृत्तांत वाला व्यक्ति बोलते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखना है। अरे मुल्ला तकिया आया कब था, तो अकबर के समकालीन आया था और जौनपुर से बंगाल तक की यात्रा तय किया था। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि बिहार का भौगोलिक क्षेत्र का जो सर्वप्रथम जो चर्चा है किस साहित्य में मिलता है, ये आपसे पूछ रहा है। तो साम वेद में मिलता है या वायु पुराण में मिलता है या सतपथ ब्राह्मण में मिलता है या अथर्ववेद में मिलता है। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर क्या है कि सतपथ ब्राह्मण में सर्वप्रथम बिहार के भौगोलिक क्षेत्र के बारे में वर्णन मिलता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद बौद्ध धर्म का और जैन धर्म का पुस्तक है उसमें भी मिलता है, लेकिन सबसे पहले जो मिलता है वो कहाँ पे मिलता है, तो आपको याद रखना है कि सतपथ ब्राह्मण में बिहार के क्षेत्र के बारे में ये मिलता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि बिहार के पटना तथा गया जिला किस महाजनपद में सम्मिलित था, ये आपसे पूछ रहा है। तो अंग महाजनपद में, मगध में, बजी में या अस्मक में। तो इसका जो सही उत्तर क्या है, आपको मगध में। आपको याद रखना है कि 3 ही महाजनपद है जो वर्तमान में बिहार के क्षेत्र में स्थित है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। जो अंग है जो भागलपुर और मुंगेर के क्षेत्र में, और ये जो है मुजफ्फरपुर के क्षेत्र में पड़ता था। ठीक है, वैशाली और मुजफ्फरपुर वाला। ठीक।
ठीक। और ये मगध जो है, मगध कहाँ पे पड़ता है, तो आपको याद रखना कि गया और पटना का जो क्षेत्र है उस समय क्या था कि मगध महाजनपद था, ये बात आपको ध्यान में रखना है। और 16 कुल महाजनपद था भारत में, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि प्रथम जैन संगीति का आयोजन हुआ था, पाटलिपुत्र में हुआ था, वल्लभी में हुआ था, वैशाली में हुआ था, राजगीर में हुआ था, कहाँ पे हुआ था, तो आपको याद रखना है कि पाटलिपुत्र में हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य उस समय राजा थे, ये बात आपको ध्यान में रखना है। और कब हुआ था, तो ये भी आपको याद रखना है कि 322 से 298 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र की अध्यक्षता में हुआ था। कहीं कहीं पे 322 लिखा रहता है और कहीं कहीं पे 298 ईसा पूर्व लिखा रहता है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। द्वितीय जैन संगीति हुआ था 512 ईस्वी में माना जाता है, 6ठी शताब्दी में हुआ था, वल्लभी गुजरात में हुआ था, ये बात आपको ध्यान में रखना है। और क्षमा श्रवण उसका क्या किए थे कि अध्यक्षता किए थे, ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि गया के समीप जो है नागार्जुन की पहाड़ी है, उस पहाड़ियों में प्रसिद्ध गोपी गुफा जो है उसका निर्माण कौन करवाया था, ये आपसे पूछ रहा है। अशोक ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, बिंदुसार ने या दशरथ ने, तो इसका जो सही उत्तर क्या है कि दशरथ के द्वारा। अशोक के पौत्र था दशरथ, उन्हीं के द्वारा क्या किया गया था कि स्थापना किया गया था गोपी गुफा का। अरे बौद्ध अनुयायी जो थे उन्हीं के रहने के लिए ये बनाया गया था, ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि बख्तियार खिलजी जो है बिहार के में पहली बार महत्वपूर्ण विजय प्राप्त किया था कहाँ पे, बिहार शरीफ उदंतपुरी के में, या पटना का, या भागलपुर का, या मुंगेर का, तो इसका जो सही उत्तर क्या है कि बिहार शरीफ को ये प्राप्त किया था विजय। और कब किया था, तो 1198 ईस्वी में किया था, ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि बिहार में डच या हॉलैंड या नीदरलैंड जो भी बोलिए वर्तमान में, तो फैक्ट्री की स्थापना जो हुआ था कब किया था डच लोग, ये आपसे पूछ रहा है। तो 1620 ईस्वी में, 1651 में, 1609 में या 1632 में, तो इसका जो सही उत्तर क्या है कि 1632 ईस्वी में डच के द्वारा फैक्ट्री का स्थापना किया गया था। ठीक है। तो आज के लिए चलिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंचता रहे। और जितना भी इसका एमसीक्यू है, पीवाईक्यू है, उसको जल्दी से जल्दी हम लोग क्या कर लेंगे कि सोल्व कर लेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।